नमस्कार बच्चों, मैं किशोर सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेशन में आपका स्वागत करता हूं। ये आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेशन है ये 12th के बच्चों के लिए है। ये 12th के बच्चे जो इस बार आपको 2022 में 2022 में फिजिक्स में अपियर होने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स के, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको 35 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आएंगे उसमें ऐसे क्वेश्चन को रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी जो है आपको बहुत ज्यादा है। तो मैं आज उसी क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहे बच्चे, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। कहता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से क्या चीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है? क्या ये फ्रीक्वेंसी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है? क्या ये इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है? क्या ये वेवलेंथ का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है? क्या ये स्पीड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हो इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस मींस मिक्सिंग ऑफ टू लाइट। अगर दो लाइट मिक्स होकर के एक न्यू लाइट जनरेट करता है तो इसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी जो लाइट का है वो इंक्रीज कर जाता है। अगर सपोज करो एक सोर्स S1 से लाइट आ रहा है, दूसरा सोर्स S2 से लाइट आ रहा है और दोनों मिक्स होकर के यहाँ पे आपका न्यू लाइट अगर बन रहा है तो इस न्यू लाइट का आपका जो होता है इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाता है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उस केस में आपका इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उस केस में इंटेंसिटी क्या होगा बच्चे? डिक्रीज कर जाएगा। और अगर आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो वैसे केस में आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा तो उस केस में इंटेंसिटी आपको 4 टाइम्स हो जाता है। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उस केस में इंटेंसिटी उसका क्या हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा। तो इसमें आपका पहला का जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटेंसिटी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कहता है रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज मींस क्या बच्चे? कि आपको फोटोन का रेस्ट मास क्या होगा। ठीक है, आपका जो फोटोन है उसका रेस्ट मास क्या होगा? तो देखो थियरी ऑफ रिलेटिविटी से हम लोग जानते हैं कि आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास का वैल्यू है ये डिपेंड करता है क्या चीज में बच्चे? स्पीड ऑफ बॉडी के मोशन पे भी। जैसे m इक्वल टू हम लोग जानते हैं m इक्वल टू हमारा क्या होता है थियरी ऑफ रिलेटिविटी से? m इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर रूट ओवर। क्लियर है? तो ये जो आपका है ये m नॉट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज बच्चे? रेस्ट मास। तो कहता है लाइट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज फोटोन। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट इज फोटोन। कहता है क्या कि उसका रेस्ट मास क्या होगा? तो देखो फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास एनर्जी और मोमेंटम होने के बावजूद भी उसका मास नहीं है, और हम लोग बोलेंगे क्या? रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? कहता है बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज। देखो आपको याद होगा बच्चे कि हम लोग बोर्स मॉडल पढ़े थे। ठीक है, एटम का बोर्स मॉडल हम लोग पढ़े हैं। उसमें हम लोग क्या देखे हैं बच्चे कि कोई भी अगर एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा और डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। जैसे ये आपका के सेल है, ये आपका एल सेल है। क्लियर है? जितना इनर सेल होगा इसका एनर्जी कम होगा, जितना आपका अपर सेल होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। जैसे के सेल का एनर्जी कम होगा, एल का ज्यादा होगा, एम का उससे भी ज्यादा होगा। और हम लोग क्या पढ़े हैं बच्चे कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है कहां से कहां? अगर हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो वैसे केस में इस दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उस एनर्जी के बराबर एनर्जी आपको रेडिएट कर जाता है। किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा बच्चे, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी आपको क्या होगा? यही हम लोग से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि सपोज करो कि आपका हायर एनर्जी ऑर्बिट का एनर्जी E2 है और लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी ऑर्बिट का एनर्जी आपका सपोज करो E1 है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट का एनर्जी अगर E2 है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहां से यहां हो रहा है तो वो एनर्जी से कैसे रिलेटेड है?
तो देखो आपका क्या होगा, इस दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा E1 माइनस E2. E1 माइनस E2 इज एनर्जी डिफरेंस एंड दिस एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एनर्जी क्या होता है ये आप जानते हो, H इंटू न्यू. ठीक है, तो आपका जो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चे. क्लियर है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4. देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चे हम लोगों से. क्वेश्चन नंबर 4 ये थोड़ा सा कट गया है. कहता सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, यहां पे है बच्चे सोलर एनर्जी, मतलब सन से जो एनर्जी आपको मिल रहा है उसका सोर्स क्या है. क्लियर है, आपका सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी क्या है, ये है आपका क्वेश्चन. तो कह रहा है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, आपका बी ऑप्शन है केमिकल रिएक्शन, सी क्वेश्चन है आपको इनहेलेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल एंड डी इज न्यूक्लियर फ्यूजन. देखो आप जानते हो कि सन से जो हम लोग को एनर्जी मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन से मिल रहा है. और न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप का होता है बच्चे, मैं आपको बता चुका हूं. एक होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. आपका क्या है, फर्स्ट है न्यूक्लियर फिजन. ठीक है, फ्यूजन में क्या होता है बच्चे, फ्यूजन में ब्रेक करता है एक हायर अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियस टू और मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है. क्लियर है, तो जैसे यूरेनियम आपको क्रिप्टन और जनन ये सब में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस न्यूक्लियर फ्यूजन में आपका हैवी न्यूक्लियस का ब्रेक होता है. और सेकेंड है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. ठीक है बच्चे, आपका क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. फ्यूजन में क्या होगा बच्चे, ठीक है, आपका फ्यूजन में क्या होगा कि अगर दो लाइटर अनस्टेबल न्यूक्लियस कंबाइंड करके आपको एक हैवियर स्टेबल न्यूक्लियस को फॉर्म करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन. फ्यूजन मीन्स क्या, फ्यूज करके कंबाइंड करके आपको एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियस को बनाना. जैसे आपके सन पे क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है बच्चे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम. तो प्रोटियम कंबाइंड करके यहां पे क्या बनाता है, आपको हीलियम बनाता है, He2 4 बनाता है. ये मैं आपको जस्ट सिंपली लिख दिया, बट इसका एक रिएक्शन मैकेनिज्म है. मैं आपको क्लास में करवाया था कि किस तरीके से हाइड्रोजन से आपको हीलियम में कन्वर्ट होता है. तो कुल मिलाकर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. तो हमको ये समझना है कि सोलर एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है बच्चे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जहां पे हाइड्रोजन आपको कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हीलियम में. तो आपका ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है. देखो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, जिंक है, क्या है बच्चे. तो आप जानते हो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ट कंडक्टर है वो बेस्ट कंडक्टर क्या है बच्चे, तो इसका बेस्ट कंडक्टर है आपको सिल्वर. बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर. तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गेट से रिलेटेड है बच्चे. कहता बुलियन एक्सप्रेशन फॉर और गेट इज. देखो आप जानते हो देयर आर 3 बेसिक गेट. हमारे पास क्या है बच्चे, 3 बेसिक गेट है. क्लियर है, आपका कौन कौन सा गेट है, तो पहला गेट है आपको एंड गेट, फिर है और गेट, और तीसरा है आपका नॉट गेट. तो कह रहा है कि बुलियन एक्सप्रेशन किसके लिए बच्चे, नॉर गेट के लिए. आप जानते हो कि नॉर गेट क्या होता है बच्चे, नॉर गेट इस तरीके से होता है. ठीक है, नॉर गेट हम लोग क्लास में कर चुके हैं. नॉर गेट को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, ये ए और बी इसका इनपुट है और सपोज करो एक्स इसका क्या है, आउटपुट है. और इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन था बच्चे वो क्या था, और गेट के लिए. ये मैं और गेट का बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट और गेट.
मैं किसका बात कर रहा हूं बच्चे? ऑर गेट का। ऑर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या था कि a प्लस बी इक्वल टू सपोज करो x था, लेकिन आपको और नहीं पूछ रहा है बच्चे, आपसे क्या पूछा जा रहा है? नॉर पूछा जा रहा है, नॉर गेट पूछा जा रहा है आपसे। देखो नॉर गेट क्या होता है बच्चे? नॉर गेट जो है आपको हम लोग पढ़े थे कि ऑर गेट फॉलोड बाय नॉट गेट इज नोन एज नॉर गेट, कि अगर ये ऑर गेट है, इसके आगे अगर एक नॉट गेट हम लोग लगा दे बच्चे, इसके आगे क्या कर दे? एक नॉट गेट लगा दे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? ये हमको नॉर गेट हो जाएगा। तो सपोज करो y जो है इसका आउटपुट हो जाएगा। तो देखो नॉर गेट में क्या होगा कि इसमें नॉट करना है। नॉट करना है कहने का मतलब ये है कि नॉट करने के लिए हम बार का उपयोग करते हैं, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? a प्लस बी बार इक्वल टू हो जाएगा y। क्लियर है? ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो देखो इसके अकॉर्डिंग आपका नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? तो नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा बच्चे d, a प्लस बी बार इक्वल टू y इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट। अगर आपको थोड़ा सा मैं इससे बाहर भी डिस्कस कर दूं, जैसे आपसे पूछेगा कि एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, क्लियर है? तो आप जानते हो कि एंड गेट कैसा काम करता है बच्चे? तो ये इसका जो ऑपरेशन होता है ये मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन होता है। कैसा ऑपरेशन है बच्चे? मल्टीप्लीकेशन का। तो ऑड गेट के लिए, सॉरी एंड गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चे? a इंटू बी इक्वल टू एक्स। क्लियर है? और अगर नैंड गेट पूछे, नैंड गेट क्या है बच्चे? कि नॉट एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, इसको हम लोग बोलते हैं नैंड गेट। तो नैंड गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा वो जाएगा a इंटू बी बार इक्वल टू वाई। क्लियर है बच्चे? तो ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहा था डेसिमल नंबर फॉर द बाइनरी नंबर 1001 इज। देखो बाइनरी नंबर किसको कहते हैं हम लोग? व्हाट इज बाइनरी नंबर? बाइनरी नंबर क्या है मेरे बच्चे? व्हाट इज बाइनरी नंबर? तो हम लोग कहते हैं कि अगर सारे नंबर्स को सिर्फ दो बेस लेकर के रिप्रेजेंट किया जाए तो दैट नंबर इज नोन एज बाइनरी नंबर। अगर सपोज करो किसी नंबर्स को सिर्फ दो डिजिट का यूज करके, किसका 0 और 1 का यूज करके अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी नंबर को हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर। क्लियर है? और डेसिमल नंबर जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग कितने डिजिट का यूज करते हैं बच्चे? 10 डिजिट का, फ्रॉम 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? तो अब देखो कहता है कि बाइनरी नंबर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल नंबर में। मैं क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आपका बाइनरी नंबर क्या दिया हुआ है बच्चे? 1001। क्लियर है? 2 लिखने का सेंस यहां पे ये है कि ये रिप्रेजेंट करता है ये नंबर कौन सा है? तो बाइनरी है। क्लियर है? और आपको बताना है किसमें बच्चे? डेसिमल में। तो डेसिमल में इसीलिए यहां पे जितना भी ऑप्शन है सब में आपका जो सफिक्स लगाया हुआ है 10 ये बता रहा है कि ये डेसिमल में है, क्योंकि इसके लिए 10 डिजिट का यूज करता है। तो देखो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तुम लोग को बताए हुए हैं कि बाइनरी नंबर के लिए बेस हम लोग यूज करते हैं, 2 बेस यूज करते हैं। कितने बेस यूज करते हैं बच्चे? हम लोग 2 को बेस यूज करते हैं। तो देखो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 पे पावर कितना हो जाएगा? इस नंबर से आगे जितना डिजिट होगा उतना, तो 1 2 3, इस पे पावर हो जाएगा 3, प्लस क्या हो जाएगा बच्चे? यहां से देखो ये आपका 0 है, 0 इंटू हो जाएगा, इसके आगे आपका बेस 2 पे पावर हो जाएगा जितना डिजिट होगा। तो यहां देखो आपका 1 और 2 दो डिजिट है, तो यहां आपका 2 आ गया, प्लस फिर से ये डिजिट लिखेंगे बच्चे हम लोग, 0 इंटू हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? 1 डिजिट है तो 2 पे पावर 1, प्लस क्या हो जाएगा हमको? फिर से 1 इंटू 2 पे पावर 0। अब सबको कैलकुलेट करके आप लिख दो। देखो यहां से कितना हो जाएगा? 2:2:2, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 4 गुना 8। क्लियर है बच्चे? इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दोगे ये क्या हो जाएगा बच्चे? 0। सेम यहां पे भी 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे ये क्या हो जाएगा? 0। और यहां पे आपका 2 पे पावर 0 है, ये 1 हो गया, 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1 बच्चे। तो ये आपका हो गया 8 + 1 दैट इज 9। तो आपका
8 + 1 = 9। 9 आपका डेसिमल नंबर होगा और डेसिमल नंबर में है आपको रिप्रेजेंट करना, तो इसका बेस क्या होना चाहिए बच्चे? 10 होना चाहिए, इसीलिए यहां पे ये लिखा हुआ है। एक्चुअली में नंबर आपका 9 है, ये 10 से डिजिट को बता रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है बच्चे, उसको जरा सा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कि व्हाट इज टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द ट्रांसफार्मर। आपको पूछ रहा है ट्रांसफार्मर के बारे में कि कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रांसफार्मर के बारे में ट्रू है। तो देखो आपको मैं बताया हूं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है बच्चे। तो ट्रांसफार्मर आपको हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? जैसे आपको पावर ग्रिड से, ठीक है, जो हमारे घर तक आता है, तो वहां भी एक ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है जहां पे आपको हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग इंक्रीज कराने के लिए आपको मतलब कि लो एसी से हाई एसी में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो आपका ऑप्शन मैं पढ़ता हूं, कहता है इट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। ये तो गलत है बच्चे, एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है आपको डायोड। फिर इसमें देखो कि इट कन्वर्ट्स डीसी इंटू एसी। देखो डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है बच्चे? तो इसके लिए हम लोग के घर में जो हम लोग यूज करते हैं इन्वर्टर में, ठीक है, इन्वर्टर में हम लोग क्या होता है, जब लाइट चला जाता है तो उस केस में इन्वर्टर क्या करता है कि बैटरी को फिर से आपको कन्वर्ट कर देता है एसी में। ठीक है, आपको कहता है इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस डीसी वोल्टेज। ये तो गलत है, डीसी के बारे में तो ट्रांसफार्मर काम करता ही नहीं, तो एसी के बारे में करता है। कहता है इट इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज। तो आपका डी नंबर जो हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज। कहता है कि हाँ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट क्या है? देखो बच्चे, आप जानते हो कि हमारा क्या है यहां पे, क्लियर है बच्चे? देखो यहां पे हमारा क्या है बच्चे कि हम लोग देखे हैं कि जैसे आपका नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ठीक है, तो इस पोल का जो स्ट्रेंथ है इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मतलब नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ या साउथ पोल का जो स्ट्रेंथ होगा इसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक पोल का स्ट्रेंथ। या सिंपली अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, क्लियर है, क्या है बच्चे, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उस केस में इससे कितना आपको करंट पास कर रहा है, ठीक है, करंट आई पास कर रहा है और इसका एरिया अगर आपको ए है बच्चे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पोलर स्ट्रेंथ का वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, यहां पे हम लोग को एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा एम्पियर मीटर। क्लियर है बच्चे? अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। कहता है वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेप्थ एट द मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ इज। कहता है एंगल ऑफ डेप्थ क्या है बच्चे? तो देखो सॉरी, एंगल ऑफ डिप, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ इज। देखो हमारा क्या है कि एंगल ऑफ डिप क्या है बच्चे, ठीक है, कहता हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट और आपका जो मैग्नेटिक मेरिडियन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच का जो बनने वाला एंगल है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। तो देखो आपका क्या होगा बच्चे, मैग्नेटिक पोल पे, मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है वहां पे एंगल ऑफ डिप का वैल्यू हो जाता है बच्चे 90 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कहता वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज। सबसे पहले देखो कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होता है बच्चे। क्लियर है बच्चे?
हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है एक्स, ये होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दोनों का रेशियो जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो देखो वैक्यूम में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू 0 होता है, तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग क्या होगा बच्चे, 0 हो जाएगा। तो वैक्यूम में आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है बच्चे, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से समझना है, नेक्स्ट टाइम फिर से रिपीट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो देखो आपका क्या है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर द परमेबिलिटी। क्लियर बच्चे, कहा था परमेबिलिटी क्या है, तो देखो परमेबिलिटी जो है ये रेशियो है। क्लियर बच्चे, किसका रेशियो है, मैग्नेटिक फील्ड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी का। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी का आपको रेशियो है परमेबिलिटी। इसके अकॉर्डिंग देखो आपका ऑप्शन क्या हो जा रहा है, ये ऑप्शन है बी बच्चे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, इफ बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, if B is the earth magnetic field in the magnetic meridian and delta is angle of dip, BH is horizontal component of B and BV is vertical component of B, कथा then which of the following relation is correct। देखो ये तो बहुत वेल नोन है बच्चे, ठीक है। ये रिलेशन जो है कि horizontal component of magnetic field का जो वैल्यू होता है, ये क्या होता है बच्चे, अर्थ मैग्नेट का कॉस कंपोनेंट ऑफ एंगल ऑफ डिप होता है। तो बी एच का वैल्यू जो हो जाएगा ये आपको बी कॉस डेल्टा होगा, वेर एंगल वेर डी सॉरी डेल्टा इज एंगल ऑफ डिप। ये क्या है बच्चे, आपका एंगल ऑफ डिप है, ठीक है। तो डेल्टा जो है ये आपका एंगल ऑफ डिप है। इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके फीडबैक में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और 12th के बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको आप अपने फ्रेंड को के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट कि अभी लास्ट टाइम में बच्चों को ऑब्जेक्टिव में हेल्प हो सके, ठीक है। और